हेलो प्यारे बच्चों, आईआईटी एडवांस 2026 कल 17 मई को कंप्लीट हुआ है और कुछ खट्टी मीठी यादें छोड़ के गया है और साथ में बच्चों के बीच में क्यूरियोसिटी छोड़ कर गया है कि जो वो सवाल अटेम्प्ट करके आए थे उनके आंसर्स क्या होंगे, उनके प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होंगे। तो आज हम स्कॉलर एंड टीम की तरफ से आपके लिए इसके सॉल्यूशन लेकर आए हैं। मैं फिजिक्स सेक्शन के पेपर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक सबका ही ये एक सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो फिजिक्स का पहला सवाल है। स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको क्या कहा जाता है कि ये हमारे पास एक फिक्स्ड डिस्क है और उसके पास दो छोटी छोटी अनदर डिस्क लगा रखी है। एज पर लैंग्वेज उनका रेडियस हमें दिया हुआ है और साथ में कहा जाता है कि स्मॉलर डिस्क आर इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड विद द एंगुलर सेपरेशन डेल्टा। अब यहाँ पे इन्होंने इनिशियली वर्ड बोला है बट नीचे इन्होंने ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ग्रेविटी को इग्नोर किया हुआ है, तो यहाँ पे हम ये बाय डिफॉल्ट लेते हुए चल रहे हैं कि ये रेस्पेक्ट में पेरीमीटर पे घूमती हुई आएगी और बोला जाता है कि द टाइम आफ्टर विच द स्मॉलर डिस्क्स आर अगेन इन कॉन्टेक्ट। अभी कॉन्टेक्ट में है, बाद में दोबारा कब कॉन्टेक्ट में आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल को प्राइमरी रूप में देखने पर अगर हम तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड डिस्क है और उसके ऊपर एक अनदर डिस्क जो कि प्योर रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कराती हुई घूम रही है, तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर इसके सेंटर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है और इसके अबाउट बॉडी ओमेगा डैश से घूम रही है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा डैश इंटू, थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पर, v इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर प्लस छोटा आर, क्योंकि यहाँ से यहां तक की बच्चों पूरी दूरी हो जाएगी r प्लस आर। अब चूंकि हमें ये डिस्क अगर हम इसको ओमेगा से घूमता हुआ मान लें, तो बॉटम मोस्ट पे प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए फॉरवर्ड वेलोसिटी को हमें बैकवर्ड वेलोसिटी से बैलेंस करना होता है। इसका मतलब ओमेगा डैश इंटू आर प्लस आर का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इंटू स्मॉल आर। तो पहले हम लोगों ने ये पता किया कि जो छोटी डिस्क है उसका सेंटर अबाउट द सेंटर ऑफ बिग डिस्क किस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है और उस ओमेगा डैश का वैल्यू हमें ओमेगा इंटू स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर आ चुका है। अभी हमारे पास एक प्राइमरी रिजल्ट है और इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। देखिए गिवन डायग्राम में हमारे पास दो डिस्क है, तो हमसे पूछा है कि अगर ये इधर घूमेगी और ये इधर घूमेगी तो इनकी एंगुलर वेलोसिटीज क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर हम फर्स्ट वन वाले के सेंटर की वेलोसिटी को इधर ओमेगा 1 और नेक्स्ट वन के सेंटर की वेलोसिटी को इधर की तरफ ओमेगा 2 मान लें, तो यूजिंग दिस रिजल्ट हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एंड सिमिलरली आपका ओमेगा 2 हो जाएगा बच्चों, चूंकि उसके ओमेगा डबल है तो 2 ओमेगा अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब हमसे पूछा है कि दोबारा कब टकराएंगे, तो टकराने के लिए आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता होगा, थीटा रिलेटिव इज इक्वल टू ओमेगा रिलेटिव इनटू टाइम। रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, बहुत आसान होगा उससे। ये किसी एक डिस्क को रोक देते हैं, जैसे हमने इसको रोक दिया, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में जो दूसरी डिस्क है उसको यहां से यहां तक घूम के आना पड़ेगा और फाइनली उसके सेंटर की पोजीशन यहां कहीं आएगी। यानी जो आपका थीटा रिलेटिव होगा वो 2 पाई माइनस समथिंग। अब वो समथिंग कितना होगा, चलो चेक करते हैं बच्चों। ये हमें डेल्टा थीटा दे रखा है, तो सिमेट्री से ये भी डेल्टा थीटा होगा, यानी फाइनली 2 डेल्टा थीटा एंगल घूमना है इजिकल टू ओमेगा रिलेटिव। अब आप देख सकते हैं कि एक का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है और सेकेंड वन का रोटेशन क्लॉकवाइज है, अपोजिट है तो दोनों जुड़ जाएंगे और यहां पे हमको लिखना पड़ेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से अब फाइनली हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालते हैं डेटा बेसिस पर इसको कैलकुलेट करके। थोड़ी सी जगह कम है तो हम इसी में एडजस्ट करते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई, हम बच्चों 2 कॉमन ले सकते थे बट जब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो सभी ऑप्शंस 2 पाई की टर्म में है, तो हमको ऐसे ही मेंटेन करना पड़ेगा माइनस। अब यहां पे जरूरत पड़ेगी हमें डेल्टा थीटा की, किसकी, डेल्टा थीटा की। तो डेल्टा थीटा देखो यहीं पर हम लोग निकाल देते हैं डेल्टा थीटा।
एग्जामिनर ने बोला है कि साइन डेल्टा थीटा बहुत छोटा एंगल होते हुए उसको डेल्टा थीटा लेना है। तो आप जानते हैं कि छोटे एंगल में अगर हम लोग इसको यहां से मिलाते हैं और इन दोनों को भी मिलाते हैं तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है। एंगल इक्वल्स टू आर्क, दोनों का रेडियस जुड़ेगा 2r हो जाएगा, अपॉन रेडियस। बच्चों ये रेडियस r नहीं होगी, ये बनेगी r प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो यहां पे हम डेटा उठा के डाल देते हैं, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2r अपॉन r प्लस स्मॉल r, ओके, डिवाइडेड बाय ω1 प्लस ω2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो चूंकि दोनों का डेटा नंबर में तो सेम ही है, बस एक 1 टाइम से दूसरा 2 टाइम से, तो 3ω हो जाएगा 3ω। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हमें इसको ऑप्शन से मैच कराने के लिए ये डेटा डालना पड़ेगा, जो हमें r का डेटा यहां पे यूज करना है। तो आंसर वुड बी 2 पाई माइनस 2 2 जा 4 कर देते हैं इसको, ओके। स्मॉल r आपके पास r/50 डिवाइड बाय r प्लस r/50 होल डिवाइड बाय, यहां से अब हमको जब ये एक्चुअली ω1 प्लस ω2 है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने यहां पर 3ω, एक्चुअल में 3ω नहीं है, 3ω इंटू स्मॉल r अपॉन r प्लस छोटा r, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गई थी, तो जगह 3 टाइम्स ω इंटू स्मॉल r अपॉन r प्लस स्मॉल r। अब हम बच्चों यहां पर जब सारे डेटा डालेंगे तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई माइनस 4 टाइम्स। जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 51 r/50 होगा, r/50 कट जाएगा और यहाँ पे आपको 51 का डेटा बचेगा होल डिवाइडेड बाय। सिमिलरली आपका यहाँ पे 3 आ चुका है, ω आ चुका है, वही आप यहाँ पे r/50 और यहाँ पे r/50 डालेंगे तो वो r/50 वापस कट जाएगा और 51 ऊपर चला जाएगा, तो ये 51 ऊपर की तरफ आ जाएगा। फाइनली अगर आप मैचिंग करेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI जिसको हम लोग बोलते हैं उस टॉपिक का है। सेल्फ इंडक्टेंस और कैपेसिटर दोनों को मिक्स करके जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डाला गया है, 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। सवाल में पूछा जाता है कि एक सर्किट है जिसमें आपको एक बड़ी सोलेनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर दिया और उसके अंदर एक छोटी सोलेनॉइड अलग से लगा रखी है। उनके डेटा आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, S/2 2n नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं एज शोन इन द फिगर। फिर आपसे कहा जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लार्जर कॉइल इज कैपिटल L। ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L दे रखा है। इस आधार पे पूछा है कि सिस्टम की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब जैसा कि हमें पता है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो √LC होती है, तो यहाँ पे L इक्वलेंट इंटू C इक्वलेंट कर देंगे। C इक्वलेंट तो सबको दिख रहा है C ही है, यानी कुल मिलाकर अब हमें L इक्वलेंट निकालना है। तो देखो हम इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और जब हम लोग एक सिंपल सी कॉइल लेते हैं और उसका अगर हम L देखें तो वो बेसिक फॉर्मूला φ/I से निकाला जाता है। फाई अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू जितने यहां से यहां तक का एक लूप का एरिया दैट विल बी। तो पहले हम लोगों को यहां पर इसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। L = φ/I से जो इसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस बच्चों होता है B, जो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ होगा, एरिया ऑफ ए लूप इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। हमें अगर यहां पर डेटा देखें तो n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, तो हम इसको अभी n मान लेते हैं और यहां से यहां तक की हमें लेंथ d दे रखी है, तो ये हमारे पास B, A एंड D हो चुका है। अपन क्या कर देंगे, I कर देंगे। B का खुद का फॉर्मूला होता है B = μ0 पर यूनिट लेंथ के ही टर्न है। A n इंटू D। ठीक है, नोटेशन एरिया का वैसे उन्होंने S दिया है, हम A यूज करके चल रहे हैं।
इस प्रकार से हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो आ जाता है अपॉन आई। जब करेंगे तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू डी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अब इस सवाल में इन्होंने क्या बोला है कि हम लोगों ने बीच में एक अनदर इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर है जिसके दोनों एंड आपस में टच करा दिए, कंडक्टर। तो इस चीज का हम कॉन्सेप्ट ऐसे यूज करें बच्चों कि जब हम इसके अंदर अनदर कॉइल डाल रहे हैं, देखिए बच्चों हमने ये मेन कॉइल बना दी है और इसके कुछ पार्ट में d/2 लेंथ तक हमें विद हाफ एरिया एक अनदर भी दिया हुआ है और इसको दोनों को आपने टच भी करा रखा है। इस कारण से क्या होगा, जब आप फाइनली इसके अंदर करंट को सेटअप कराएंगे, बिकॉज ऑफ इंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉइल, ये वाली कॉइल इस वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी टू राइज और टू डाउन। देयरफॉर कंडक्टर प्रॉपर्टी होने के कारण ये वाला जो पोर्शन होगा इसका वो नेट जीरो मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन बन जाएगा। जीरो मैग्नेटिक फील्ड वाला जैसे ही पोर्शन बनेगा, और अब अगर हम लोग इसी बेसिक फॉर्मूले से एल की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो अब कैसे निकलेगी। दो पार्ट हो चुके हैं इस कॉइल के, एक पार्ट एज यूजुअल हमारा पहले की तरह ही है, तो उस वाले पार्ट में अगर हम d की लेंथ d/2 डाल दें तो ये एक पार्ट तो हमारा पास l/2 हो जाएगा। यहाँ पर l/2 प्लस l/2 समझ में आया बच्चों, d को हमने d/2 कर दिया क्योंकि हाफ पार्ट में कुछ भी नहीं था, d/2 करते यहाँ पे हमारे पास l/2 आ गया, प्लस अब ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमें लेंथ d/2 दे रखी है। लेंथ अगर हमारे पास d/2 है और एरिया जो होगा ये साइड साइड का एरिया बचेगा, बस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो साइड साइड का एरिया होगा, तो वो एरिया होगा बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया। तो हम सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, बी जो कि वहां पे उपलब्ध रहा होगा, बी तो वही रहेगा, बी नहीं चेंज होगा। एरिया जो होगा बच्चों बड़े वाले लूप का एरिया माइनस छोटे वाले लूप का एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि एक का एरिया हमारे पास ए दे रखा है और एक का a/2 दे रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स अभी भी रेड वाले कॉइल के तो उतने ही है, ठीक है, इनटू जो d है आपके पास वो यहां पे बन जाएगा d/2 होल डिवाइड बाय, आप जब यहां पर b की वैल्यू डालेंगे तो b की वैल्यू आपके पास ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो हमने एक बड़ी वाली कॉइल बनाई है, ठीक है, और इसी के अंदर अब हम लोग एक स्मॉल कॉइल भी बनाते हैं जो कि शॉर्टेड है, और वो भी 50% की लेंथ में। तो बेसिकली ये जो पोर्शन होगा ये मैग्नेटिक फील्ड फ्री पोर्शन हो जाएगा। कंडक्टर है, शॉर्टेड है, तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट अपना काउंटर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो फाइनली जो अवेलेबल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रिमेनिंग पोर्शन में होगा। इस पोर्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड आपके पास रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो अब हम वापस बेसिक डेफिनेशन जो एल की phi/I होती है उसको यूज करते हैं। फाई जो होगा एक इस पोर्शन का होगा और एक रिमेनिंग पोर्शन का होगा। रिमेनिंग पोर्शन में हम बी को देखेंगे, बी जो मेन कॉइल का है वो तो थ्रू आउट द सेम ही रहेगा, इनटू एरिया की बात करते हैं। इस वाले पोर्शन में इफेक्टिव एरिया s माइनस s/2 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास n है मेन कॉइल के, और लेंथ जो है आपके पास d/2 है, प्लस जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड b ही रहेगा और उसका ओवरऑल एरिया भी s ही रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स n है और उसकी लेंथ भी d/2 है, होल डिवाइड बाय कर देंगे हम लोग करंट। L इक्वल्स टू, और बच्चों यहां जो B की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास म्यू नॉट N, क्योंकि N पर यूनिट लेंथ पर ही टर्न दिए हुए, इंटू I। जब आप इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो L इक्वलेंट आ जाएगा इसका निकल के, वो आ जाएगा आपके पास B इंटू S एंड D होल डिवाइड बाय 4 प्लस BS एंड D by 2 divided by I, that become 3/4। B का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट N, I से I कैंसिल कर चुके हम लोग, इंटू
S, which is the area, N into D. So the final answer is 3/4 mu naught N square S D. और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये तो आपका ओरिजिनल वाला सेल्फ इंडक्टेंस है, सो द नेट सेल्फ इंडक्टेंस विल अल्टीमेटली बिकम 3/4 L. इसको उठाकर हम इस जगह डाल देंगे कैलकुलेशन में, तो आपका जो ओमेगा इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा √3/4 LC, which you can write 2√3 LC. चेक करेंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन. ओके बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिक्स रोटेशन वाले पार्ट से आया है, और इनफैक्ट आपने ऐसे काफी सवाल किए होंगे, एरोडो में भी ऐसी एक प्रॉब्लम है. ये डिस सॉलिड सिलेंडर है जो रोल करता हुआ जा रहा है, और यहां कॉर्नर पे आके पूछा है कि एट द मोमेंट व्हेन द सिलेंडर लूजेस कांटेक्ट विद द सरफेस ड्यू टू रोटेशन एट कॉर्नर, इसका हमें स्पीड बताना है, सेंटर ऑफ मास का हमें स्पीड बताना है. तो देखिए बच्चों, जब ये रोल करता हुआ आगे आएगा तो स्टार्टिंग में तो ये कुछ इस सिचुएशन पे जाएगा, और बाद में जब ये गिरने लगेगा तो कुछ इस सिचुएशन में आएगा. इस दौरान यहां पर ये कांटेक्ट बनाकर रखेगा. तो हम इसी एफबीडी को यहां पे यूज कर रहे हैं, और बिगनिंग में स्फीयर इज समवेयर हियर, और उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, और बाद में ये स्फीयर कुछ यहां पे आ जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे होगा. यहां से लेकर यहां तक लेट्स ये कितने एंगल पे घूम जाता है बच्चों, थीटा एंगल पर. तो हम दो बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे, एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और एक सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स. तो दो इक्वेशन बेसिकली बच्चों यहां पे हम यूज करने वाले हैं, एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और एक डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास की बिगिनिंग में हाइट ये थी, और बाद में सेंटर ऑफ मास की हाइट थोड़ा सा डाउन आ चुकी है. ये दूरी आप r माइनस आर कॉस थीटा दिख रहा होगा सबको, ये r है, ये r का इधर कंपाउंड लेंगे तो r cos थीटा, रिमेनिंग दूरी r माइनस आर cos थीटा. तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ये एनर्जी कहां जाएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखने वाले, यानी फाइनल माइनस इनिशियल. अब ये मान लेते हैं बच्चों, इस समय ये बॉडी किसी v वेलोसिटी से, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v मानते हैं, हालांकि आपको ये पता होना चाहिए प्योर रोटेशन होने के कारण ये घूम भी रही होगी. तो हम क्या कर रहे हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, उसी के आधार पर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं. हाफ बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² हो जाएगा, और हम लिख रहे हैं हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर. ओमेगा फाइनल हो जाएगी v अपॉन दिस रेडियस, यानी v अपॉन r का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल अबाउट द सेम कॉन्टेक्ट पॉइंट. अगर आप इसको ओमेगा इनिशियल बोलते हैं तो ये हो जाएगा v0 अपॉन r, यानी v0 अपॉन r का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हुई हमारी एमईसी की इक्वेशन. दूसरी यहां पर हम सॉल्व करेंगे, बाद में करेंगे, बट पहले बेसिक लिख लेते हैं. दूसरी हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसको हम न्यूटन्स लॉ भी बोल सकते हैं, जिस समय कॉन्टेक्ट ब्रेक करने वाली होगी, अगर हम एग्जैक्टली उस मोमेंट का एफबीडी बनाते हैं तो कुछ नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, mg लगेगी, और यहां पर फ्रिक्शन भी लगेगी. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने v इधर मानी हुई है, mg का इधर कंपाउंड कर लेते हैं. बी केयरफुल, हमारा थीटा अभी भी यही वाला थीटा हमने लिया. अगर ये थीटा है तो वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा. ऐसी स्थिति में नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर mg cos थीटा माइनस n हो जाएगा, और इसको हम सर्कुलर मोशन की इक्वेशन से mv² अपॉन r के बराबर पुट कर देंगे. कॉन्टेक्ट ब्रेक होने की कंडीशन सबको पता है, नॉर्मल डाल देंगे 0, और यहां से हमें v² की वैल्यू rg cos थीटा आ जाएगी.
अब हमसे ये पूछा था इसी v की वैल्यू बतानी है, बट ये आंसर cos थीटा की टर्म में आया। तो दिख रहा होगा बच्चों, इस इक्वेशन में हम cos थीटा की वैल्यू v² डाल देते हैं। तो m से m कटी जाएगा, r से r कटी जाएगा, तो g इंटू 1 माइनस v²/r g इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 3/4, एक r बचेगा, इंटू v², r को हम बाहर ही ले लेते हैं तो नीचे बच जाएगा r² माइनस v0 का स्क्वायर। v0 बच्चों आपको दिया हुआ है gr/3 का रूट, स्क्वायर करने पर बच जाएगा gr/3। आई थिंक यहां से अब हमको सिंपली v की कैलकुलेशन करनी है। अब इसके बाद बच्चों ये सिंपल एक मैथमेटिक्स का सवाल बन चुका है, यहां पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। g v²/r इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास 3/4, अगर आप r को अंदर भेजना चाहिए तो भेज दीजिए, 3/4 इंटू v²/r माइनस g/3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी तो फंस रहा है। g प्लस g/3, सॉरी g/3 नहीं होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा तो g/4 बचेगा। g/4 इज इक्वल टू, और ये इधर आएगा तो 3/4 प्लस 1 इंटू v²/r, ये आपके पास चला जाएगा। g प्लस g/4 बिकम 5g/4, दैट बिकम्स 7/4 इंटू v²/r। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको v² की वैल्यू निकल गई यहां से, v² आपके पास आ जाएगा 5g/7r। देयरफॉर जब इसको हटाएंगे तो आप यहाँ पे रूट लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट दिख रहा है, दैट इज अ बी ऑप्शन। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ गया। ऐसे करके अभी तक 3 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेपर 1। ऑप्टिक्स का सवाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डबल कॉन्वेक्स लेंस यानी बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करिए। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है जो कि फिक्स्ड है, और जैसा कि आपको पता है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसे दिखते हैं, और दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम बोल दिया गया है 20 सेंटीमीटर ईच। इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL, यानी इसकी सराउंडिंग में हमने कुछ लिक्विड डाला हुआ है बच्चों, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको NL दिया हुआ है। पूछा है करेक्ट प्लॉटिंग शोइंग द वेरिएशन ऑफ पावर। अब देखो पावर हमें पता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो पावर लिखते हैं हम लोग, लेंसेज में जो पावर लिखते हैं वो 1/f होती है, और जो फोकल लेंथ होती है किसी भी लेंस की वो होता है म्यू ऑफ लेंस, जो कि हमें यहाँ पर 1.5 दे रखा है, डिवाइड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो म्यू ऑफ सराउंडिंग इन्होंने NL लिया हुआ है, तो हम भी वही नोटेशन ले रहे हैं, NL -1 इंटू R1, 1/R1 प्लस 1/R2। चूंकि दोनों बराबर है तो हमने डायरेक्ट उसको 2/R लिख दिया। ये काफी सिंपल है, सबको आता होगा, इजी कैटेगरी का सवाल है। अब हमें इस पावर का इस NL के साथ वेरिएशन देखना है अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑप्शंस। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। P इज इक्वल टू, ये तो एक कांस्टेंट है, वैल्यू चाहो तो आप डिसाइड कर सकते हैं, 2/20 तो 2/0.2 इंटू 1.5/NL-1। अब देखिए बच्चों, कभी कभी हम लोग ऐसी इक्वेशन में फंस जाते हैं जिनका ग्राफ हमें परफेक्ट नहीं पता होता, तो हम वैल्यूज को रख रख कर भी चेक कर सकते हैं। अगर बच्चों आप NL का वैल्यू एग्जैक्ट 1.5 डाल दें तो 1.5/1.5 कट जाएगा और पावर 0 आएगी। इसका मतलब 1.5 पर पावर 0 आनी चाहिए। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा और ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन के अंदर हमें 1.5 पर पावर 0 दिख रही है। अब हमें यह भी देखना है कि एग्जैक्ट ग्राफ क्या होगा। ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, y = mx+c होती है। ज्यादा डीप में जाएंगे तो क्या हो सकता है कि जब NL काफी बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा होगा, तो आप देखेंगे कि ये डेटा लगभग 0 को अप्रोच करेगा और पावर कांस्टेंट हो जाएगी, -1 इंटू दिस फैक्टर। ये ग्राफ लग भी ऐसा ही रहा है कि काफी दूर जाने पर शायद ये स्ट्रेट हो जाए। और जब NL टेंडिंग टूवर्ड्स, देखो 1 से कम तो हो ही नहीं सकता,
NL अगर आप 1 भी डालेंगे तो पावर की एक परफेक्ट वैल्यू आएगी, जो वैल्यू होगी 0.1 इंटू, सॉरी 0.1 नहीं आएगा, ये 10 इंटू 1 डालेंगे तो ये 1/2 और आंसर आपका 5 आएगा। तो यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट भी मैच कर रहा है और थोड़ी सी कर्वेचर आनी चाहिए ड्यू टू दिस, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी ए ऑप्शन। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अब यहां से मल्टीपल करेक्ट चॉइस चालू होती है, ठीक है। एमसीक्यू कैटेगरी के सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहुंच चुके हैं, मॉडर्न फिजिक्स का है और देखते हैं क्या है इस सवाल में। कंसीडर हाइड्रोजन एटम विद द वी के आर के, जनरली हम लोग nth ऑर्बिट का नाम लेते थे, यहाँ पे इन्होंने n को k से रिप्लेस कर दिया है और उसमें आपको वेलोसिटी, रेडियस और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ए ट्रांजिशन, मतलब एक सिंपल सा न्यूक्लियस, एक सिंपल सा मतलब एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं और उसकी ये n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट है जिसको इन्होंने k बराबर 1 से जाना है और इसकी ये कोई ऊपर kth ऑर्बिट है और कहा जाता है कि लाइमन सीरीज है, इसलिए हम लोग उसको कुदा कर कहां तक लाना चाहते हैं, नीचे तक लाना चाहते हैं। सभी को पता होगा ये डी एक्साइटेशन का प्रोसेस है और इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है इस कैटेगरी के लिए पूछा है, पहला ऑप्शन। इसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले की समरी देता हूं, आप सभी पढ़ते हो कि जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 बराबर ऑफ माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है। यहां से हम जाएंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² भी लिख सकते हैं, बट उससे बेटर होगा कि अगर आप हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा से चेक करें, काफी इजी पड़ेगा यहां से सॉल्यूशन। आई ओमेगा आ गया आपके पास एंगुलर मोमेंटम और आपको पता है कि बोहर क्वांटाइजेशन थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम nh/2 के बराबर होता है और ओमेगा हो गई एंगुलर स्पीड जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2πr/v। सॉरी, ये हमने टाइम पीरियड लिख दिया, हमें एंगुलर स्पीड लिखनी थी तो हम लिख सकते हैं v/r। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बन गया। हमको कहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम प्लस माइनस साइन की बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहे हैं, हमको डेल्टा के निकालना है। तो डेल्टा के हो जाएगा k1 माइनस के nth की बजाय यहां पर शायद n ही लिया है इन्होंने, वैल्यू डाल देंगे बच्चों। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, h बाहर आ जाएगा, नीचे से 4 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, h/4 दिख भी रहा है तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। फिर यहां पर हम n फर्स्ट वाले केस में 1 रखेंगे, वेलोसिटी को v1 रखेंगे, रेडियस को r1 लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट डेटा में n टाइम्स vn/rn लिख देंगे। मोड पूछा है, डजंट मैटर, आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से हमारा आंसर पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, अभी इरेज करना पड़ जाएगा यार। चलो अब बच्चों हम इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रोगली। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ जैसा कि आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी होती है, मोमेंटम होता है मतलब। अब थोड़ा सा हमें ऑप्शन देखना चाहिए, इन्होंने ये आंसर काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में दिया, मतलब लैम्डा को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे तो आपको पता होगा कि जो मोमेंटम p है हम इसको h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी में लिख सकते हैं। चेंज पूछा है तो हम डेल्टा लैम्डा ले लेंगे और h/√2m अपना बाहर आ चुका है। ब्रैकेट में बच्चों अब हमको इनिशियल और माइनस करना है फाइनल, तो रूट ओवर यह आ जाएगा √k1 माइनस √kn। अब आंसर में यहां k दिख रहा है बट बाहर भी एक फैक्टर है जो दूसरा फैक्टर, तो अब हमें बहुत ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो गया क्योंकि अब हमें h/√2m को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही रिप्लेस करना है, नया डेटा नहीं है, तो हम वापस इस डेटा पे जा रहे हैं। टोटल एनर्जी का जैसा कि आपको पता है वैल्यू होती है -1/8 m e⁴ ε0² h²
इंटू एन स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो सॉल्व करें, मोटा मोटा आप देख भी सकते हैं बच्चों, जब आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की टर्म्स में h अपॉन रूट m को रिप्लेस करेंगे तो उस आंसर में n आएगा। ठीक है, n आएगा। आप किसको रिप्लेस करेंगे? m अपॉन h की वैल्यू को। तो यहां पर n मल्टीपल फैक्टर में आना चाहिए। n मल्टीपल फैक्टर में आएगा तो यहां पर n दिखना चाहिए। आप चाहे तो एग्जिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। बच्चों ऐसे सोल्व करके हमने h बाई रूट एम की वैल्यू निकाली। अब आप वो वैल्यू को जब यहां पर डालेंगे तो रूट 2 ऑलरेडी है, रूट 2 है तो वो 8 हो जाएगा। यहां पे हमारे पास ये फैक्टर में, एक रुक जाइए, हाँ बच्चों हमने h बाई रूट एम की वैल्यू निकाल दी है। अब उस वैल्यू को जब यहां डालेंगे तो रूट 2 हमारे पास ऑलरेडी है, रूट 2 इंटू 2 बिकम 1/4 हो जाएगा, यानी ई स्क्वायर अपॉन 4। और बाकी का डेटा आपके पास अंदर चला जाएगा। एप्सिलॉन नोट इसमें छूट गया हमसे, ये एप्सिलॉन नोट आएगा यहाँ पर, एप्सिलॉन नोट आएगा, यानी एप्सिलॉन नोट यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू एन। यहाँ पे 1 डालेंगे तो रूट के, और रूट के विल बिकम के माइनस, और ये भी के एन हो जाएगा, बट साथ में एक एन भी आना चाहिए, एक एन भी आना चाहिए। एन इन लोगों का यहाँ पर मिसिंग है, इस वजह से ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अभी तक हमारा ए और बी में से ए करेक्ट है। अब बच्चों हम इसके सी और डी ऑप्शन की तरफ आते हैं, बट मुझे देखने पर थोड़ा डी ऑप्शन पहले ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाला था, और डी में बोला जाता है कि मैग्नीट्यूड इन द चेंज इन टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का चेंज मोड वाइज तो बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि माइनस का ही तो फर्क है। तो ये डेटा और ये डेटा परफेक्टली मैच करना चाहिए, बट हम देख रहे हैं कि ये तो हमारे पास सही था, बट एग्जैक्टली ये डेटा मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। यानी अभी तक हमारा कंफर्म डी भी गलत हो चुका है। अब हमको केवल सी वाला और चेक करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो आपको पता है कि जब ऊपर की ऑर्बिट से नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक रेडिएशन निकलता है एच न्यू, और ये एनर्जी डेल्टा ई के बराबर होती है। डेल्टा ई जो है वो डेल्टा के ही तो बराबर है बच्चों, तो हम एग्जैक्टली इसको और इसको कोरिलेट कर रहे हैं। तो एच इंटू न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू ब्रैकेट में जो हमने ऊपर का आंसर निकाला था V1 अपॉन R1 माइनस n टाइम्स VN अपॉन RN। बट अगर आप यहां से थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा मुश्किल बैठेगा कैलकुलेशन में, क्योंकि बाहर ई स्क्वायर का फैक्टर बैठा दिया। ई स्क्वायर तो पोटेंशियल एनर्जी में आता है, तो हम हमारी थीम थोड़ी सी यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, और ऐसे न जाकर हम इस वाले फॉर्मेट को यूज करते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होगी, यानी जो चेंज इन टोटल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 का चेंज होगा। देयरफॉर एच न्यू इज इक्वल टू 1/2, पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 अपॉन नीचे लिखना था R, उसको R लिखकर हम लोग लिखेंगे 1 अप R1 माइनस 1 अपॉन R nth, क्योंकि ऑप्शन इसी फॉर्मेट में दिए हुए हैं। के का वैल्यू अगर आप डाल देंगे बच्चों तो के का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ई स्क्वायर अपॉन, और नीचे जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R nth। आई थिंक परफेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है, इसलिए हम आंसर ए और सी टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सॉल्यूशन के समय थोड़ा लंबा लगा, बट जो बच्चे पेपर में कर रहे थे उन्होंने बहुत फास्ट इसकी कैलकुलेशन करी होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक बहुत इजी टॉपिक है, काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों ने देखते इसको ट्राई भी किया, मैंने भी जब इसको देखा था तो बहुत आसान लगा, बट इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट थी इसके अंदर। कोशिश करते हैं हम इसको सॉल्व करने की। पार्टिकल इज थ्रोन एट ए पॉइंट थीटा हॉरिजॉन्टल, सब स्टैंडर्ड दे रखा है। इसको आपको पता है हम एक्स मानते हैं और इसको हम वाई मानते हैं। अलग अलग ऑप्शन में कहा है कि अगर थीटा इतना है तो बेटर होगा कि हम इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से रिलेट करें। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन, और अगर आप थोड़े भी इंटेलिजेंट हैं तो बच्चों आप लोगों ने इसका एक दूसरा फॉर्मेट और देखा होगा, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ऐसे भी करके हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों ही यहाँ पर हमारे को मेथड काम में लगेंगे, दोनों ही तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन
ए ऑप्शन में हमको कहा जाता है कि अगर हम थीटा बराबर 45 डिग्री लेते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी सो दैट वो क्रॉस कर पाए। तो कुछ भी नहीं करना है, हमें मैथमेटिकली इसके अंदर डेटा डाल देना है और सोल्व कर लेना है। तो v की वैल्यू एक काम करते हैं, हम इसमें डाल ही दे देते हैं क्योंकि सभी में y और x तो फिक्स है ही आपका। तो y आपका 1 हो गया, x हो गया 5, tan थीटा माइनस हाफ, g की वैल्यू मत डालिए, g की टर्म्स में आंसर है g इंटू 5 का स्क्वायर 25 होल डिवाइड बाय v स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पहले ऑप्शन के लिए थीटा 45 डालेंगे, 1 इज इक्वल टू 5 10 45 आपके पास 1 हो जाएगा, माइनस 25/2 इंटू जी होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर हमें निकालना है और cos 45 1/√2 स्क्वायर करने पर आपके पास हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 आपका कैंसिल हो चुका है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो इधर 4 बचेगा। आई थिंक 4 इज इक्वल टू 25 जी अपॉन वी स्क्वायर और v की वैल्यू आ जाएगी 5/2 इंटू होल रूट ऑफ g। परफेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन तो मैच कर चुका है। फिर बोल रहा है कि अगर थीटा 45 है तो पार्टिकल रीचेज द मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज p। इसका क्या मतलब हुआ, वो कहना चाहता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, p यहाँ पे आना चाहिए और मैक्सिमम हाइट पहले आनी चाहिए। करने के बहुत सारे तरीके, मैं इस वाले मेथड से जाना थोड़ा सा प्रेफर कर रहा हूं। y हमारे पास 1 है, x मेरे पास 5 है, tan थीटा 45 होने के कारण 1 हो जाएगा, 1 माइनस x मेरे पास 5 है और यहां से मैं रेंज निकालता हूं। मेरे को सिंपल सा चेक करना है कि रेंज का हाफ इस 5 से बड़ा है या छोटा है। डेटा को सोल्व करेंगे तो 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/r, यानी 5/r इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 दैट बिकम 4/5 और यहाँ से r हमारे पास हो जाएगा बच्चों 25/4 यानी 12.5/2, ठीक है, यानी 6.25। अब रेंज का जो आधा होगा वो हमारे पास r/2 होगा, जो कि 5 से तो हमें डेफिनेटली ये रेंज क्या दिख रही है, छोटी ही दिख रही है। छोटी दिख रही है इसका मतलब ये जो स्पान है ये डेफिनेटली r/2 से बड़ा है। 5 जो है r/2 से बड़ा है, इसका मतलब उनका ये कहना सही है कि ये पहले मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और उसके बाद पी पॉइंट पर जाएगा। तो इस आधार पे बच्चों ये ऑप्शन भी अब हमारे पास करेक्ट हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं 30 डिग्री और थीटा बराबर tan इनवर्स वाले पर। इसमें चूंकि हमें थीटा देकर v है तो हम इसको निकालना थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल समझ रहे हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला। अगर हम यहां पर y ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं बच्चों, 1 इज इक्वल टू 5 tan थीटा का वैल्यू आ गया 1/5 माइनस g इंटू 25/2v स्क्वायर। हालांकि cos स्क्वायर थीटा की भी जरूरत पड़ेगी बट मैं इसको सॉल्व ही नहीं करूंगा बच्चों। हो क्या रहा है देखो, 5 से 5 कट गया 1 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, यानी ये पूरा फैक्टर 0 आना चाहिए। अब ये फैक्टर तो 0 तभी आएगा या तो cos थीटा इनफाइनाइट हो, जो कि हो नहीं सकता, या v इनफाइनाइट हो, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी फाइनाइट वैल्यू चाहिए, जबकि इन्होंने तो एक फाइनाइट वैल्यू दी है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो परफेक्ट क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमारे पास केवल सी ऑप्शन बचा है। सी को चेक करने के लिए अगेन हम लोग ये वाली ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन यूज करते हैं और हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं। y का वैल्यू 1 है, x की वैल्यू मेरे को 5 दे रखी है, tan थीटा मेरे को 30 है तो यहां से √3 हो जाएगा ये, 1 माइनस x मुझे दे रखा है 5 और मैं यहां से निकालने की कोशिश करूंगा r। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 5√3 25/r√3, ठीक है।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 25r√3 इधर आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 5√3 - 1, ये 5 है। और थोड़ा सा एक मिनट, इसको सॉल्व किया था क्या, ओके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, और यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम रेंज की वैल्यू निकालने की एक बार कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3/5 इज इक्वल टू 1 - 5/r। थोड़ी सी मैक्स है, 5/r इज इक्वल टू 1 - √3/5, दैट बिकम 5 - √3/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो r इज इक्वल टू 25/5 - √3। 25/5 - √3, ये फैक्टर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा जाएगा, लगभग ये वाले डेटा से 5 से तो काफ़ी बड़ा जाएगा, 5 का ये 10 से भी काफ़ी बड़ा जाएगा, क्योंकि इस फैक्टर को निकालेंगे तो 25 ये आ जाएगा आपके पास 5 माइनस तो यहां से बच्चों ये सॉल्व करके लगभग आपके पास 8 पॉइंट समथिंग के आसपास डेटा आएगा। अब अगर हम इसका r/2 निकालेंगे तो वो 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। यानी अगर ये पॉइंट ट्रेजेक्ट्री पर पहला पॉइंट होता, मतलब पहले होता P पॉइंट अकॉर्डिंग टू द C ऑप्शन, तो जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी है, ये हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग से भी कम आनी चाहिए थी, बट ये दूरी मुझे दे रखी है यहाँ पे 5। इस वजह से बच्चों ये ऑप्शन भी क्या हो गया यहाँ पर, रिजेक्ट। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, A एंड B। इसके बाद बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, जिसमें आपको जो A to B प्रोसेस है ये आपको आइसोथर्मल बोला गया है, ये आपको एडियाबैटिक बोला गया है, और ये आप जानते हैं ये आइसोकोरिक है। ऑप्शंस में कुछ वॉल्यूम के रेशियो देकर कुछ ऑप्शंस पूछे गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है कि जो हीट रिलीज्ड है इन द BC प्रोसेस स्मॉलर देन है हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस AB। अब एक एक करके अगर हम लोग इसका A to B प्रोसेस देखें, A to B, तो वो आइसोथर्मल होने के कारण बच्चों dQ बराबर dW, या हम dQ क्यों बोलते हैं, Q ही बोल देते हैं हम डायरेक्ट इसको। Q जो होगा वो W प्लस डेल्टा U हो जाएगा, और W हो जाएगा इसका nRTA इंटू ln। V फाइनल V भी आना चाहिए, V इनिशियल VA आना चाहिए, बट V2 V1 की टर्म में चले तो V2 बाई V1 आ जाएगा, जिसका रेशियो हमें 8 दे रखा है। 8 मतलब हो जाएगा 2 का क्यूब, क्यूब का 3 आगे उठ के आ जाएगा, और ये 3nRTA ln2 की वैल्यू लगभग 0.693 होती है, और यहां पर हम Q की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 0.7 दे रखा है। तो ये हमारे पास Q इन AB प्रोसेस आ चुका है। अब इसको कंपेयर करना है किससे, BC प्रोसेस के Q से। BC कौन सा प्रोसेस दिख रहा है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में जो QBC होगा वो जाएगा W तो हो जाएगा 0, और NCV डेल्टा T आपका जाएगा TC माइनस TB। अब हमें यहाँ पे TC और TB निकालना जरूरी हो गया। बेटर होगा अगर इन दोनों को हम TA की टर्म में निकालें, क्योंकि ऊपर वाला ऑप्शन हमारे पास TA की टर्म में है। तो थोड़ी सी यहां पर हम लोग प्रोसेस की इक्वेशन यूज कर रहे हैं। A और B को रिलेट कर सकते हैं, PA VA बराबर PB VB, बट ध्यान रखना VB और VC दोनों बराबर है। दूसरी इक्वेशन यूज कर रहे हैं बच्चों, PA VA की पावर गामा। मोनोटॉमिक गैस दे रखी है, मोनोटॉमिक का गामा आपको पता होना चाहिए 5/3 होता है, तो हमने यहाँ पे 5/3 डाल दिया, इज इक्वल टू PHC इंटू VC की पावर 5/3। ऊपर वाली इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें PA अपॉन PB का जो रेशियो निकल कर आएगा VB अपॉन VA, जो कि 8 दे रखा है। आप देख सकते हैं V2/V1 8 है, और लगभग सभी ऑप्शन में 8 है, C में भी 8 है, D में भी 8 है। ओके
इसी प्रकार से जब आप PA अपॉन PC के लिए सॉल्व करेंगे तो VC अगेन हमारे पास V2 ही है, अपॉन VA अगेन हमारे पास 1 है, यानी ये 8 की पावर 5/3 हो जाएगा। 8 खुद 2 का क्यूब है, तो ये 2 की पावर 5 यानी 32 हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने कुछ रिलेशन निकाल लिए हैं। हमारा टारगेट था TA, TC और TB को निकालना। तो जो TC है वो होगा हमारे पास PC VC अपॉन NR, और जो हमारे पास TB होगा वो होगा PB VB अपॉन NR। मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ TA, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है बच्चों इस सवाल में, और इस आधार पर जब बच्चों देखेंगे तो आपको ही मिल जाएगा PA VA अपॉन NR, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ PA VA अपॉन NR, जो कि अल्टीमेटली आपके पास TA अपॉन 4 है। इसी प्रकार से अगर बच्चों हम TB की वैल्यू को भी इन टर्म्स ऑफ TA निकालेंगे तो PB आप आई थिंक हमने ये निकाला था, PB की वैल्यू PA/8 है, तो यहाँ पे हम PA अपॉन 8 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे तो हमको पता है ना जितना TA है उतना ही TB है ना, आइसोथर्मल, तो हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको TA लिख देते हैं और अब इन दोनों को उठाकर हम यहाँ पर डालते हैं। देयरफॉर NCV मोनोटर्मिक गैस है तो 3/2 R, TC हमने देखा TA/4 है तो TA/4 का 1/4 माइनस TA यानी 1 है इंटू TA। ये नेगेटिव तो इसलिए आ रही है क्योंकि ये हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है फ्रॉम द सिस्टम। वी हैव टू सिंपली कंपेयर, क्योंकि रिलीज और एब्जॉर्ब वर्ड एग्जामिनर ने अलग से यूज कर लिया है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4, तो अल्टीमेटली 9/8, यह आ जाएगा 3/4, 3 3 9, 4 दूनी 8 N R T है। अब हमको ये देखना है कि 9/8 और 3 ln2, तो 3 ln2 होता है 0.7, तो जाएगा 2.1। सीधा सा दिख रहा है कि ये डेटा बड़ा है कंपेयर टू 9/8। इसका मतलब जो AB में अमाउंट ऑफ हीट रिलीज है वो ज़्यादा है, या कहें कि BC की कम है, BC स्मॉलर देन द हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस। तो ये ऑप्शन आपके पास क्या हो गया बच्चों, परफेक्ट करेक्ट हो गया। अब बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन बोलता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जैसा कि आपको पता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हीट अंदर आ रही है यानी Q पॉजिटिव है, यहां पर भी आपने कैलकुलेट किया था Q नेगेटिव है, बाहर जा रही है, और ये तो एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में तो कुछ हीट आती ही नहीं है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा Q जो आपने AB में निकाला था माइनस Q BC अपॉन Q AB। अब देखिए अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो करिए, बट मेरे को लगता नहीं पूरा सोल्व करना चाहिए। Q AB में भी TA है, Q BC में भी TA था, हमने निकाला था अभी TA की टर्म में, ये TA रहा, तो TA और TA कट जाएगा, और वही बोल रहा है कि इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि TA कैंसिल आउट हो चुका है। सी ऑप्शन बोलता है V2/V1 को अगर 8 ले लें, द टेम्परेचर ऑफ गैस एट A इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ गैस एट C। ये रहा देखिए, तो TA बराबर 4 टाइम TC। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया बच्चों, परफेक्ट करेक्ट हो गया। अगर V2/V1 को 8 ले लें, देन प्रोसेस प्रेशर ऑफ द गैस एट A यानी PA को इज 4 टाइम्स द प्रेशर ऑफ गैस एट B। ये देखिए, बट यार ये 4 टाइम्स कहाँ आ रहा है, ये तो 8 टाइम्स आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा। इसके करेक्ट आंसर हो गए बच्चों A, B एंड C। इसके बाद बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल है, और काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल लग रहा है ये देखने में। तो इसमें हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और उसकी एक इक्वेशन दी है, बट जैसा कि आपको पता है हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कुछ E बराबर E0 इंटू साइन K इंटू R वेक्टर प्लस ओमेगा इंटू टी के फॉर्मेट में पढ़ते आए थे। तो यहाँ पर इन्होंने R नहीं देखा, उसकी जगह एक फंक्शन दिया हुआ है। अब आप बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया Z एक्सिस और ये हमारे पास हो गया Y एक्सिस। ध्यान रखना I क्रॉस J K को फॉलोअप करना चाहिए, सॉरी J क्रॉस K I को फॉलोअप होना चाहिए, तो इसमें X एक्सिस बाहर की तरफ है। Y एक्सिस पर हम 3 हैं, यानी ये हो गया हमारे पास 3Y, और Z एक्सिस पर हम 4 हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4Y। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 4Z, तो ये हमारे पास 3J कैप हो जाएगा और ये 4K कैप हो जाएगा, जिसका कि रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ 5
यूनिट की टर्म में आएगा। अगर इन दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा 3j प्लस 4k। ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब ऑप्शन क्या बोलता है, वेव इज ट्रेवलिंग। तो वेव का ट्रेवलिंग तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों का साइन सेम होता है तो इसके नेगेटिव में जाती है, इसके नेगेटिव में जाती है, मतलब y और z के नेगेटिव में जानी चाहिए। y और z के नेगेटिव में आ रही है और इसके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है, और हमें केवल यहाँ पे यूनिट वेक्टर मेंशन किया है तो हम इसके आगे माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि r और t का साइन सेम होने पर अपोजिट टू द r जाती है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और इसके मैग्नीट्यूड से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर हमने तैयार कर दिया और वही लिखा है कि वेव इज ट्रेवलिंग द -1/5 3jk प्लस 4kk। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव, वेव का मैग्नीट्यूड मतलब वेव वेक्टर यानी k जो होता था वो एक तरह से जिसको कि हम 2π/λ भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसकी वैल्यू अब हमको निकालनी है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चों ये हमने यूनिट वेक्टर तैयार किया है, बट अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे इसकी स्पीड 5 आ रही है, तो हालांकि स्पीड उल्टी डायरेक्शन में आएगी, वेव उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट बननी चाहिए, यहाँ पे हम k की जगह 5 रखेंगे और e का फंक्शन आ जाएगा E0 इंटू साइन 5r प्लस ओमेगा टी आई के। तो जो k का रोल है वो यहाँ पर 5 प्ले कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 5 आना चाहिए था, बट इन्होंने यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है, इस वजह से ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। अब आती है वैल्यू ऑफ ओमेगा। आप सभी को पता है कि कोफिशिएंट ऑफ t एंड कोफिशिएंट ऑफ x ये हमारे पास वेव की स्पीड को डिसाइड करते हैं। वेव बच्चों हमारी वैक्यूम में ट्रेवल हो रही है, तो वैक्यूम में ट्रेवल होगी तो इसकी स्पीड तो c ही रहेगी, लाइट की स्पीड ही रहेगी। कोफिशिएंट ऑफ t जो कि हमें ओमेगा दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट ये k ही तो था, x मतलब, तो यहाँ पे हम 5 डाल देंगे, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आनी चाहिए 5 इंटू सी, और c की खुद की वैल्यू दे रखी 3 इंटू 10 टू द पावर। ओके, नाउ द थर्ड ऑप्शन इज ओमेगा का वैल्यू। तो ओमेगा हम लोग जानते हैं कि कोफिशिएंट जो ओमेगा होता है, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ टी अगर आप इक्वेशन में देखेंगे तो हमारे पास ओमेगा हो चुका है, और कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब कोफिशिएंट ऑफ r। तो कोफिशिएंट ऑफ r हम लोगों ने 5 निकाला था, यहाँ पे हम 5 डाल देंगे, और स्पीड ऑफ लाइट जो कि हमें वैक्यूम में बोला हुआ है, तो वैक्यूम में हम यहाँ पे c डाल देंगे, और ऐसे करके हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 5 इंटू सी जो कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, और फाइनली आपको 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ये ऑप्शन दिख रहा है परफेक्ट, तो ये हमारा सही है। अब बच्चा लास्ट ऑप्शन डी। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो E क्रॉस B बराबर C के लाइट की डायरेक्शन में होता है। इस आधार पर अगर हम लोग चेक करें तो अभी हमने इस डायग्राम को हम दोबारा इरेज करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जेड एक्सिस थी, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और समवेयर यहाँ पर हमारे पास 4 इंटू के केप, और इस डायरेक्शन में हमारे पास 3 इंटू आई केप है, और जो वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी केप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना आई केप की डायरेक्शन में बोला हुआ है, ये आई केप। तो चूंकि आपका वाई इधर है, जेड इधर है, तो अगर आप जे क्रॉस के करेंगे तो आपका आई केप बाहर आएगा। आई केप अगर आपका बाहर है तो ई क्रॉस बी करने पर इधर सी आ रहा है, ई आउटवर्ड, बी इन द प्लेन, यानी बी जो होना चाहिए वो यहां कहीं होना चाहिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अगर इस आधार पे देखेंगे तो बी का जेड कंपोनेंट तो पॉजिटिव आना चाहिए, बट वाई कंपोनेंट नेगेटिव आना चाहिए, यहां पर बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। इस वजह से बच्चों ये ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो ये एंगल आपके पास 53 था, यह आपके पास कितना आएगा 37, तो इसका ये कंपाउंड 4 आना चाहिए और ये कंपाउंड 3 आना चाहिए, और यहाँ पे साइन भी उल्टा होना चाहिए था, तो इस वजह से हमने ये ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। बच्चों अब हम पेपर 1 के एंटी क्यू कैटेगरी में आ चुके हैं, जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखी गई है, मतलब यहाँ पे इंटीजर आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, माइनस में भी कुछ आंसर आ सकते हैं, तो ये दिमाग में रखते हुए अब हमको नेक्स्ट सवाल पे बढ़ना है। ये हमारे पास एक रॉड है जिसको 2 अलग अलग प्रकार की डेंसिटी बोली गई है, यहाँ पर 6 रो है और यहाँ पर 2 रो। ऑब्वियस सी बात है, हल्की डेंसिटी ऊपर होती है,
इसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर देंगे तो ये जो ऑक्सीलेशन करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को पूछिए। स्टैंडर्ड सवाल है आई थिंक। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रेफरेंस लाइन और यहां से हम इसको किसी स्मॉल एंगल थीटा पर घुमा देते हैं। ठीक है, अब थीटा पे जब हमने इसको घुमा दिया है तो अब हम इसकी एफबीडी बनाएंगे। हिंज पॉइंट हमारे पास बॉटम पर है। 50% ये डूबा हुआ बोला गया है, 50%। तो यहां पर जो होगा वो पहला बायोन्सी फोर्स लगेगा हैवी डेंसिटी के कारण, और दूसरे पॉइंट का एप्लीकेशन यहां पे लिया जाएगा जो कि FB2 ऊपर की तरफ लग जाएगा। mg जो होगा बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पर नीचे की तरफ लगेगा। ये तो हो गया बच्चों इसका सिंपल सा FBD। अब जैसा कि आपको पता है कि हम जिधर रोटेट करते हैं उस डायरेक्शन को प्लस मानते हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं। टॉर्क आ जाएगा mg इंटू साइन का L/2 का साइन कंपोनेंट। एंगल छोटा होने के कारण हम उसको लिख देंगे L/2। mg L/2 साइन थीटा। ठीक है, तो ग्रेविटी की टॉर्क इधर घुमा रही है और बाकी दोनों की टॉर्क एंटी घुमा रही है, तो बाकी का माइनस करेंगे बच्चों इसमें से। ये हो जाएगा FB1 पहला बायोन्सी फोर्स जो हेवी डेंसिटी के कारण लग रहा है, ये दूरी होगी L/4, तो हो जाएगा L/4 इंटू साइन थीटा। वही थीटा तो कॉमन आ जाएगा छोटा होने के कारण, माइनस क्योंकि दोनों एंटी में जुड़ रहे हैं FB2, कलर चेंज कर लेते हैं, FB2 इंटू 3L/4 आएगा बच्चों, 3L/4। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये टोटल दूरी 3L/2 प्लस L/4 इज इक्वल टू आई अल्फा। आई हो जाएगा mL²/3 इंटू अल्फा। अब इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना है और ढंग से अरेंज करते आंसर आ जाएगा। FB1 FB2 की वैल्यू भी डालनी है, तो जो FB1 है जो बायोन्सी फोर्स लगेगा लोअर हाफ के ऊपर, वो लगेगा लोअर हाफ के लिक्विड की डेंसिटी जो कि आई थिंक हमको 6 रो दे रखी है, 6 रो इंटू सबमर्ज वॉल्यूम। एरिया हम इसका A मान लेते हैं, लेंथ जो होगी इसकी L/2 हो जाएगी। दिस इज द बायोन्सी फोर्स और यहां पे हम उसको उठाकर रख देते हैं। इंटू जी का एक फैक्टर आएगा तो जी भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। थीटा को हम बाद में बच्चों कॉमन ले लेंगे, प्लस FB2 भी 2 रो इंटू A, और लेंथ तो वहां पर भी L/2 है। एक मिनट, यहां पर शायद हमारा L/4 छूट गया है, L/4 भी हमें डालना चाहिए, तो L/4। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 3L/4 और जी का फैक्टर आते थीटा हमने कॉमन ले लिया था, यहां पे जाएगा हमारे पास mL²/3 इंटू अल्फा। इस इक्वेशन को बच्चों हमें सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। m बाहर g बाहर सभी में आएगा, और ध्यान रखना m की वैल्यू जो बनेगी यहां पर बनेगी ρ(a)L। तो जहां भी आपको ρ(L) दिख रहा है हम उसको m से रिप्लेस कर रहे हैं, ब्रैकेट में आपको बच जाएगा L को भी हम चलो कॉमन ले लेते हैं, ये 1/2 बचेगा, माइनस ये बचेगा बच्चों आई थिंक 3/4 माइनस ये 2 कट गया, ये भी बचेगा बच्चों आपके पास 3/4। जी आपने उधर लिया था, थीटा ले लिया था, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास 3ρAL इंटू L/4, तो L²/4 प्लस हो जाएगा FB2, ये कट जाएगा तो ρAL जी कॉमन ले लेंगे इंटू 3L/4, तो ये वापस स्क्वायर हो जाएगा इंटू जी इंटू थीटा इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर। अगली स्टेप में उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर, और mg का भी वैल्यू आपको पता है ρAL ही था, तो एक तरह से ये mgl हो गया। तो जहां भी ρAL² दिख रहा है हम उसको mgl मानेंगे, पूरी इक्वेशन में mgl है।
तो हम लोगों ने पूरी इक्वेशन में से mgl को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1/2 माइनस ये है 3/4 और ये है 3/4, दोनों जुड़कर हो जाएंगे 3/2 इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एल्फा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस आना चाहिए था तो वो माइनस आ भी रहा है, माइनस इज इक्वल टू ये 1/2 माइनस 3/2, अल्टीमेटली आपके पास mgl और 1 ही बच जाएगा, 1/2 माइनस 3/2 1 बच जाएगा, तो उसको छोड़ दिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू 3 को इधर ले लेते हैं बाई ml स्क्वायर और ये हो गया d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो कंपेयर होने पर ये m से m कट जाएगा, एक l से l कट जाएगा और कंपेयर करने पर आपके पास ओमेगा √3g बाई l आ चुका है। ओमेगा तैयार है आपके पास। अब टाइम पीरियड हमको कंपेयर करने के लिए बोला था, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है t बराबर 2π√ओमेगा, तो जगह 2π√, ओमेगा का वैल्यू उठा के डाल देंगे बच्चों, तो l/3g। कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो √3 यानी 1.732। अब ये देखना पड़ेगा एडवांस ने 1.73 तक एक्सेप्ट किया है या 1.732 तक का एक्सेप्ट किया है, आपको पूरा 1.732 भर के आना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन का है और कार्नोट साइकिल के ऊपर आधारित सवाल है। ऐसा सवाल पहले भी शायद लग रहा है मुझे कहीं जेई में एडवांस में पूछा था ऐसे मल्टीपल साइकिल्स का, तो उसी थीम के ऊपर बनाया हुआ ये सवाल है। इसमें हमें ये कहा जाता है कि विद एज शोन इन द फिगर 5 कार्नोट साइकिल ईच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ नीटा, तो नीटा की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, किसी भी एक का वर्क, जो भी वो वर्क दे रहा है किसी भी एक साइकिल का वर्क अपॉन उसकी क्यू इनपुट, जैसा कि हम एज यूजुअल जानते हैं, परसेंटेज नहीं तो हम 100% नहीं लगा रहे। इंजन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द नेक्स्ट इंजन, पहले का एग्जिट दूसरे में एंटर है और यही प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यूस चल रहा है। इस आधार पे पूछा है कि अगर पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी को W/Q0 यानी ये वाला जो W है वो इनसे भी W का एडिशन है से कंपेयर करें तो एक साइकिल की एफिशिएंसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो बच्चों, एक साइकिल की एफिशिएंसी जब हम लोग नॉर्मली देखते हैं, आप केवल इस फर्स्ट वाली साइकिल को देखिए, केवल फर्स्ट वाली साइकिल को, तो आप क्या लिखेंगे W1/Q0, बहुत सीधा सा आंसर है। W1 कैन बी रिटन एज Q0 माइनस Q1/Q0 इज इक्वल टू ईटा, और यही हर साइकिल के लिए आपको बार बार लिखना पड़ेगा। एक चीज और इसने बोल दी है कि सभी की साइकिल की एफिशिएंसी ईच मतलब सबकी एफिशिएंसी सेम है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक मिनट के लिए Q1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q0 निकालते हैं, तो नीटा इंटू Q0 इज इक्वल टू Q0 माइनस Q1, सो Q1 इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस नीटा। ये हमारे पास Q1 इन टर्म्स ऑफ Q0 आ चुका है। अगर यही प्रोसेस आप दूसरी साइकिल पे भी लगाएंगे तो उसमें इनपुट Q1 है और उसका आउटपुट Q2 है, तो आपको दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी है, इनपुट और आउटपुट को देखते हुए आपको रिप्लेस करना है। तो ये आंसर 1/Q1 टाइम्स 1 बाई नीटा आ जाएगा, बट Q1 प्रीवियस इक्वेशन से Q0 इंटू 1 माइनस नीटा था, तो आप इसको लिख सकते हैं Q0 इंटू 1 माइनस नीटा का होल स्क्वायर। ऐसे बच्चों अगर आप थोड़ा बहुत भी सीक्वेंस समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर Q0 इंटू 1 माइनस नीटा का क्यूब आ जाएगा, Q4 जो आएगा यहाँ पर Q0 इंटू 1 माइनस नीटा की पावर 4 आ जाएगा, और जो Q5 होगा वो यहाँ पर Q0 इंटू 1 माइनस नीटा की पावर 5 आ चुका है। अब हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट नेट एफिशिएंसी को रिलेट करना था। तो जो नेट एफिशिएंसी है, ये वाली एफिशिएंसी, यहाँ पर हमारे पास Q5 तक की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको क्या बोला जा रहा है कि पूरे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी मतलब एन टोटल। अब अगर हम देखें तो इस पूरे सिस्टम में जो मेन इनपुट था वो तो Q0 ही था, और जो ओवरऑल आउटपुट है वो Q5 है, तो ये Q0 माइनस Q5 विच इज अ नेट वर्क डन। नेट वर्क डन हो जाएगा क्योंकि कुल मिलाकर इतनी हीट एब्जॉर्ब करके सिस्टम ने कन्वर्ट कर दी है, अपॉन नेट इनपुट ये आना चाहिए। इसको एग्जामिनर ने W/Q0 बोला है, और इसकी वैल्यू हमें 211/243 दे रखी है, और इस आधार पर हमें इस नीटा को सॉल्व करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, Q5 की वैल्यू उठा के वहां डाल दीजिए,
और ये जाएगा 1 माइनस Q5 अपॉन Q0। Q5 की जो वैल्यू है वो Q0 की टर्म में Q0 इंटू 1 माइनस नीटा की पावर 5 अपॉन Q0 इज इक्वल इंटू 211 अपॉन 243। अब इसके बाद ये एक मैक्स का सवाल बन गया है जिसको अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व ऐसे करते हैं कि कर लीजिए, अब तो नॉर्मल, ये नॉर्मल सवाल है, कोई ज़्यादा कन्वर्जन है नहीं। 1 माइनस 211 अपॉन 243 इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा की पावर 5। थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो 243 माइनस 211 ये आपके पास 16 हो जाएगा, और नीचे नहीं 16 नहीं होगा, आई थिंक ये मैंने गलत कर दिया, ये आ जाएगा 32 आ जाएगा बच्चों। 32 अपॉन 243 इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा की पावर 5। इस 5 को यहाँ पर हटाते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता है 2 की पावर 5 का है, तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, और नीचे की स्टेप में लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, इसी में नहीं करते हैं। तो बच्चों यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस नीटा की पावर 2/3 आ चुका है, या नीटा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सिंपली 1/3 यानी 0.33 करके आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन ये थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है जो हीट ट्रांसफर के साथ मिक्स किया गया है। सवाल अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें ये जो है बीच वाला P1 इसको फिक्स बोला गया है। कंटेनर्स फिटेड विद थर्मली कंडक्टिंग, थर्मली कंडक्टिंग मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है बट इमूवेबल, यानी ये फिक्स्ड है, एंड फ्रीली मूवेबल बट थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन P2, ये थर्मली इंसुलेटेड है बट फ्री टू मूव है, यानी हीट बाहर नहीं जा सकती, हीट अंदर नहीं आ सकती। देखो इसमें जब आपने पढ़ा होगा तो इसमें काम की चीज जो थी वो ये थी कि द पिस्टन मूव्स फ्रीली सच दैट गैस इन S2 ऑलवेज बी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर उसका प्रेशर P0 एटमॉस्फेरिक है और बाहर भी कितना प्रेशर है, P0 एटमॉस्फेरिक है, मेंटेन कर दिया गया है। इसका मतलब देखो मोटा मोटा बच्चों कंक्लूजन ये निकला कि अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, बीच में यहाँ कहीं पर एक इन्होंने वॉल दे रखी है जिसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है ये कहलाएगा आइसोकोरिक, क्योंकि पिस्टन फिक्स कर दिया गया है, यहां से पिस्टन फिक्स कर दिया गया है, और जो ये मूवेबल पिस्टन है अगर ये मूव इधर करता है या किधर भी मूव करता है, उस कारण से यहां पर ये वाला प्रोसेस बन गया आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया गया। अब अगर इन दोनों में हीट का कोई एक्सचेंज होता है तो उसका रास्ता यही है, हीट का एक्सचेंज यही होगा। बिगनिंग में S1 और S2 के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T0 है, लेटर मोमेंट पे ये डेल्टा T0/2 होता है, तो हमें पता करना है कि कितने समय के बाद ऐसा होगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि हीट का फ्लो इधर की तरफ है और बिगनिंग में लेफ्ट चैम्बर का कुछ टेम्परेचर था T1, या बिगनिंग में नहीं मानते, इन जनरल मानते हैं, और इस वाले चैम्बर का कुछ टेम्परेचर था T2। इसका मतलब ये हीट देगा और ये हीट लेगा, सिस्टम में बाहर कहीं हीट जा नहीं रही, तो ये उतनी ही लेगा जितनी ये देगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो वाला चैम्बर लास्ट में आइसोलेटेड है। आइसोकोरिकली अगर, अच्छा एक चीज और देखते हैं कि यहां जो हीट का फ्लो रेट होगा I, वो क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस जो कि T1 माइनस T2 बन जाएगा अपॉन इन दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस, जो बीच में ये हमने लगा रखा है इसका थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये होता है अपने पास L अपॉन KA, L जो कि इसकी विड्थ दे रखी है अपॉन K इंटू A। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एरिया का इन्होंने नोटेशन A भी लिखा है, तो इस प्रकार से हमने थर्मल रेजिस्टेंस ले लिया। बट ये प्रोसेस में कांस्टेंट है तो हम इसकी बाद में वैल्यू डाल देंगे, इसको R की ही टर्म में चलने देते हैं। अब ये जो हीट है ना अल्टीमेटली dQ/dt होती है, तो ये हीट आ कहां से रही है, लेफ्ट चैम्बर से आ रही है। तो लेफ्ट चैम्बर से आ रही है तो लेफ्ट चैम्बर आइसोकोरिकली जब कोई चीज हीट देती है तो आइसोकोरिकली में आपको पता है कि वर्क डन तो 0 हो जाता है, तो dQ सिंपली du के बराबर हो जाता है, और माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हीट फ्लो करके उधर जा रही है। तो ये जगह 3/2 में पूरा प्रोसेस लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपके पास हीट गिवन बाय आइसोकोरिकली बराबर हीट टेकन बाय आइसोबारिकली।
तो आइसोकोरिकली जो हीट जाएगी वो होती है NCV। मोनोएटॉमिक गैस दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, अगर आप पढ़ेंगे तो 2 सेक्शन कंटेन मोनोएटॉमिक गैस, तो हम लोगों ने उसका CV का 3/2 R यहाँ पे यूज कर लिया। अच्छा ये वाला R ये वाला R अलग है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, तो हम इसको एक काम करते हैं, छोटा R मान के चलते हैं। चूंकि इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो हम उस डाउन का -DT चूंकि इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो उस डाउन का हम DT/DT लगा देते हैं, इज इक्वल टू बीच में जो हमने लिखा। अब हम लोग एक छोटा सा नोटेशन चेंज कर रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस जो आ रहा है इसका नोटेशन हम T लेके चलते हैं, T, तो हम इसको T लिख देते हैं, अपॉन छोटा लिख देंगे, इज इक्वल टू जो हीट लेफ्ट से राइट चेंबर वाले को मिल रही है, तो लेफ्ट से राइट वाले को मिलेगी NCP। CP का मतलब हो जाएगा, यहां पर मोनोएटॉमिक गैस है तो 5/2 R DT2/DT। ध्यान रखना बच्चों, यहां जो T नोटेशन यूज किया गया है वो टेम्परेचर डिफरेंस का, मतलब हम लोगों ने ये बोला है T1 - T2 इज कंसिडर एज T, यानी बिगिनिंग में इस T की वैल्यू T0 ही थी, बिगिनिंग में T0 की वैल्यू T1 की वैल्यू T0 ही थी, हमें वो टाइम चाहिए जब ये हाफ हो जाता है। पहली इक्वेशन आपको यहां से तैयार हो चुकी है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल बच्चों, इसका जो लेफ्ट चेंबर है उसका हम लोगों ने वॉल्यूम मेंटेन करवा दिया है, क्योंकि ये पिस्टन फिक्स है और यहां पर प्रेशर मेंटेन करने को बोला है, तो ये प्रोसेस आपके पास आइसोबारिक हो गया। बीच में चूंकि इसकी कंडक्टिविटी बोली गई है, कंडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि इसमें हीट का फ्लो हो सकता है लेफ्ट टू राइट, ऐसे राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है, वो हमें बोला नहीं है उन्होंने किधर का आई है, तो हमने ऐसा ही मान लिया। अब सीधी सी बात है, जो इसमें हीट फ्लो करके जाएगी वो जाएगी T1 - T2 अपॉन द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस। थर्मल रेजिस्टेंस आपको पता होता हो तो याद होना चाहिए, X अपॉन यानी कैल अपॉन KA हो जाएगा, जिसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं बच्चों, KA अपॉन X इंटू T1 - T2। अब ये हीट जो है लेफ्ट चेंबर से आ रही है, तो लेफ्ट चेंबर आइसोकोरिकली हीट को दे रहा है, तो वो जो आइसोकोरिकली हीट को देगा तो NCV 3/2 R DT1/DT। बच्चों ये माइनस इसलिए लगाया है कि समय के साथ यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होगा क्योंकि हीट दे रहा है, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाया है। इसी प्रकार से हीट जा कहाँ रही है, ये जा रही है आपके राइट चेंबर में, आइसोबारिकली ये हीट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे NCP, CP हो जाएगा 5/2 R, क्योंकि गैस की जो नेचर है वो मोनोएटॉमिक ही चल रही है। और इस प्रकार से हम लोगों को एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका है बिटवीन द हीट ट्रांजिशन, एनर्जी गिवन बाय लेफ्ट एंड एनर्जी टेकन बाय राइट। अब एक छोटा सा नोटेशन में यहाँ पे चेंज कर रहा हूं बच्चों, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसका मैं एक नोटेशन ले लेता हूं कैपिटल T, यानी जब हमारा प्रोसेस चालू हुआ T = 0 पर, उस समय कैपिटल T0 था, और हमसे वही टाइम पूछा जा रहा है जब इसकी वैल्यू T0/2 हो जाए। तो थोड़ी सी मैक्स लगानी पड़ेगी बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस दिख रहा है मुझे। इंटीग्रेशन में दिक्कत ये है कि ये T1 है, ये T और T2 है, वेरिएबल शुड बी कॉमन। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, जैसा कि आपने देखा कि T को हम T1 - T2 लिख पा रहे हैं, तो मैंने यहां पे छोटा सा डिफरेंशियल फॉर्म लगाया और ये बन गया DT1 - DT2। हालांकि ये बच्चों ये सवाल काफ़ी फेमस सवाल है, ये SC वर्मा में भी दिया है, इरडो में भी दिया है, सभी टीचर जिसने भी आपको पढ़ाया उन्होंने क्लास नोट्स में भी ये टीचर कराया होगा। जनरली ये कैपेसिटेंस या हीट ट्रांसफर में ही कराया जाता है। तो DT का वैल्यू DT1 - DT2 हो जाएगा, और इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम इसकी फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एन हमारे पास यहाँ पे 1 मोल दिया हुआ है, तो वैसे भी कट जा रहा था और हम उसको 1 ही डाल देते हैं, 1 मोल डाल दिया है। 2 से 2 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और इक्वेशन आएगी -3 DT1 = 5 DT2। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, DT1 और DT2 की वैल्यू डाल देते हैं वहां से, -3
3/5 dt1। ऐसा करने के बाद जो चेंज इन टेम्परेचर है वो मेरे पास dt1 की टर्म में आ चुका है, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 + 3 8/5 dt1 आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो ये वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन, इस वाले फंक्शन में मैं dt1 को रिप्लेस करता हूं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T, क्योंकि मुझे कैपिटल T का ही टाइम के साथ फंक्शन चाहिए था। उधर वाला पोर्शन यूज करते हैं थोड़ा सा पेपर का। तो फंक्शन को उठा के डालेंगे तो n तो 1 था आपका, माइनस का 3/2 r dt1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा 5/8 dt बाई स्मॉल dt इज इक्वल टू ka/x इंटू, और इस पूरे फंक्शन को हमने t बोला है तो यहां पे हम t लिखते थे। इसके बाद बच्चों आपको ये स्टैंडर्ड जो एक इंटीग्रेशन का सवाल है उस फॉर्मेट में दिख चुका होगा। थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए। वैसे ये हो जाएगा माइनस का 15 डिवाइड बाय 16 r x अपॉन ka, जो कि एक कांस्टेंट मल्टीपल फैक्टर है, और इसको कर देते हैं dt/t इंटू dt। नाउ इंटीग्रेट दिस फंक्शन, लिमिट लगा देंगे t बराबर 0 पर। ये हमारे पास t0 है और हमें वो टाइम चाहिए बच्चों जब ये कितना हो जाए, t0/2 हो जाए। काफी सिंपल इंटीग्रेशन है। माइनस का 15/16 rx अपॉन ka इंटू ln2 इज इक्वल टू, एक्चुअली ln2 नहीं आएगा शायद, मेरे ख्याल से वो पहले लिमिट खोलेंगे तो ln1/2 आएगा। तो एक काम करते हैं, उसको उल्टा करके इसके माइनस माइनस को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, इंटीग्रल t। ठीक है, तो बच्चों अब इसको इस वाले डेटा से हमें मैच करना है। तो xr अपॉन ka, तो यहां से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 15/16 ln2, ये हमारा आंसर है। बट आंसर को हम ऐसे नहीं लिख के आ सकते, अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। 15/16 इंटू ln2 की वैल्यू 0.7 दे रखी है, तो नीचे का 0 निकाल देते हैं और इसको काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 21/32। लगभग सॉल्व करेंगे तो ये 0.65 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक 0.65 हम भर सकते हैं कंफर्टेबली, यही आंसर माना जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अगेन हमारे पास मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें पूछा है कि एक कोन है जिसको कुछ चार्ज कर दिया है, टोटल चार्ज कैपिटल Q दिया है, और इसकी एक्सिस पर काफ़ी दूर, देखो ये चीज़ हमको यूज़ करनी है, काफ़ी दूर जाकर हमें इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही आप लोग ये Z > H कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में डायपोल की थ्योरी आनी चाहिए। तो वही चीज़ कर रहा हूँ बच्चों में, यहाँ पर इसका डायपोल बनाता हूँ, डायपोल की भी आप इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे इस डायपोल को बनाने के लिए हमें इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पेशेंसफुली आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और यहाँ से हम किसी x दूरी, स्लैंटेड लंबाई x पर जाकर हम इसके अंदर एक रिंग ले लेंगे। प्योर इंटीग्रेशन का सवाल है, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन वाली रिंग के ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज, तो ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा इंटू एरिया। ये तो इसकी विड्थ dx हम लोगों ने मान ली है, और ये रेडियस आपको कुछ माननी पड़ेगी। अगर हम इस एंगल को थीटा बोल देते हैं तो शायद इस r की वैल्यू x sin थीटा आपको दिख जानी चाहिए। तो टोटल 2 पाई पेरीमीटर बन जाएगी और dx इसकी विड्थ बन जाएगी। तो यह आ जाएगा 2 पाई, सॉलिड है या होलो, एक बार पढ़ लेता हूं मैं इसको। राइट सर्कुलर कॉन बेस रेडियस रोटेटिंग z एक्सिस ओमेगा, द कोन कैरीज द टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली ऑन द कर्व सरफेस, यानी होलो मान के चलेंगे, बिल्कुल होलो ही है, तभी हमने सिग्मा डिफाइन कर दिया है। तो सिग्मा इंटू 2 पाई r, r हो जाएगा हमारे पास x sin थीटा, 2 पाई r इंटू बच्चों dx इंटू dx, ये इसका dq हो गया।
तो इसका जो छोटा सा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा dm, वो हो जाएगा n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I हो जाएगा dq अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू एरिया इसका बन जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है x साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी हम ऊपर से dq की वैल्यू उठा के रख देते हैं। उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं, उद्देश्य क्या है हमारा, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो एक्सिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड तो जानते ही है, 2k की जगह क्या रखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2kp अपॉन नीचे आ जाएगा r क्यूब, और सारी मेहनत कैपिटल M निकालने के लिए करनी पड़ेगी। तो कैपिटल M के लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के पहले थोड़ा सा जगह बना लेते हैं बच्चों, इसको इरेज कर देता हूं मैं, थोड़ा सा इरेज करने की तो जगह नहीं है, यहीं पर करते हैं। कैपिटल M बराबर पाई से पाई कैंसिल है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, डी क्यू की वैल्यू डाल देते हैं सिग्मा 2 पाई और x साइन थीटा, तो x साइन थीटा का क्यूब इंटू dx। देख लेना बच्चों कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। x लिमिट लगेगी x की, अच्छा साइन थीटा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ये 2 से 2 कट ही जाएगा आपके पास, सिग्मा ओमेगा इंटू पाई साइन क्यूब थीटा, और ये x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा और x की लिमिट लग जाएगी 0 से कैपिटल L मान लेते हैं, ये पूरा स्लांटेड लेंथ हम 0 से L मान लेते हैं। तो ये L की पावर 4 डिवाइड बाय 4 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है कि आंसर में Q दिया हुआ है, सिग्मा नहीं दिया हुआ, तो अब हमें सिग्मा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। सिग्मा जो होता है, वो होता है टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब आपको कौन का सरफेस एरिया आना चाहिए बच्चों, पाई इंटू जो रेडियस दे रखी है इंटू स्लांटेड लेंथ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर एल। उठा के यहां डाल देंगे हम लोग। तो देखिए, अच्छा इसमें साइन थीटा की टर्म भी डालनी पड़ेगी, तो साइन थीटा भी निकाल लेते हैं। यहां लिखता हूं मैं साइन थीटा, हम लोगों ने डायग्राम में इसको थीटा माना है, ये डायग्राम को हमने थीटा माना है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो आर अपॉन एल। ठीक है बच्चों, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, आर अपॉन एल। तो कैपिटल एम आपके पास हो जाएगा सिग्मा की जगह क्यू अपॉन पाई आर एल इंटू ओमेगा। आई थिंक हमारे पास पाई था यहां पर, तो हम यहां पे पाई ही रखेंगे इसको। साइन क्यूब यानी आर की पावर 3 अपॉन एल की पावर 3 इंटू एल की पावर 4 अपॉन 4। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या होता है। देखिए, एल से तो एल पूरा ही कैंसिल हो गया है, और ये पाई से पाई भी कैंसिल हो चुका है। मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये डेटा उठा के यार आप बी के फंक्शन में डाल दीजिए। देयरफॉर अब जो बी आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी बच्चों, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, तो हमने भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अरेंज कर लिया है। इनटू कैपिटल एम डालना है, तो कैपिटल जगह क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाय क्या करना है, जेड क्यूब कर देना है। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब सिंपली कंपैरिजन करना है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आई थिंक एन की वैल्यू आपको 2/4 यानी 1/2 आ गई। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सादा पे 0.5। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का सवाल था, बट मेरे ख्याल से काफी स्टैंडर्ड सवाल था, सभी बच्चों ने ये किया होगा, स्कोरिंग था मतलब ये। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग मेज द कॉलम की कैटेगरी में आते हैं। वैसे हम बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले बच्चों MTC मेज द कॉलम आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। जिन्होंने पेपर 1 में MTC अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली वो बेनिफिट में रहे हैं इस बार। सवाल है वेव का, अंदर से हमारे पास स्ट्रिंग वेव का एक सवाल है। स्ट्रिंग वेव बोल दीजिए, साउंड वेव बोल दीजिए, वेव्स का कॉमन कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट ट्यूब्स दे रखी है और आपसे मैक्सिमा पूछा है, डिटेक्टर को क्या मैक्सिमा रिसीव होगा, किस कंडीशन में होगा। तो करना सबके अंदर सिंपल ही था। अब या तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन तो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, बट हम सॉल्यूशन दे रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, पहले वाले में जो डिस्टेंस होगी वो पाई आर होगी
और ये वाली डिस्टेंस आपके पास 2r हो जाएगी। तो जो पाथ डिफरेंस निकल के आएगा वो पाई r माइनस 2r होगा। यहाँ पे इन्होंने शब्द लिखा है स्मॉलेस्ट, पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ L फॉर विच द डिटेक्टर रिकॉर्ड्स मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए आपको पता है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सम कैटेगरी का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको मिनिमम के लिए लैम्डा डाल देंगे। आंसर में अगर आप देखेंगे तो ये टोटल इन्होंने लेंथ दे रखी थी, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा L है, तो L जो हो जाएगा यहाँ पे 2r हो गया। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू 3.14 माइनस 2 और इसकी जगह हम डाल देंगे L/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.29। L की वैल्यू बच्चों आपसे पूछी जा रही थी, तो L की वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0.29 अपॉन 1.14। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन का सवाल है। सॉल्व करके लगभग ये बच्चों आपके पास ये डेटा 0.5 समथिंग आता है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 0.508 के आसपास आएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम 0.51 लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा जो मैच कर जाता है वो पी में कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, पी में आपके थर्ड ऑप्शन मैच कर जाता है। थर्ड मैच करने का मतलब आपका ए ऑप्शन गलत हो गया, आपका बी गलत हो गया, आपका सी और डी में से कोई ना कोई आंसर आने वाला है। अब वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप क्यू को मत चेक करिए, यहाँ पे आर को चेक करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हम पहले आर को ही चेक कर लेते हैं। आर में देखिए जब आप ये एक रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, जब डिफरेंस निकालेंगे तो इसका जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है एल और एल तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली पार्ट डिफरेंस केवल आपके पास पाई। तो बच्चों हम पी के थर्ड आंसर तक आ चुके हैं। पी के थर्ड का मतलब हो गया कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा और बी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होगा। अब सी और डी में से आने के चांसेस हैं। वैसे तो हम आपको कहते हैं कि ऑप्शन देख लो, जैसे क्यू में 4 है, क्यू में 4 है, तो यानी आर ही डिसाइडिंग फैक्टर है। तो आर को ही हम अभी चेक कर लेते हैं। अब देखिए जो साउंड इधर से घूमती हुई आएगी और जो सीधी जाएगी उसका ये वाला डिफरेंस तो आपका वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो डिफरेंस बचेगा केवल ये हाफ सर्कमफ्रेंस का बचेगा, यानी डेल्टा एक्स का वैल्यू पाई इंटू आर हो चुका है। बट चूंकि मिनिमम चाहिए तो डेल्टा एक्स लैम्डा के बराबर डाल देंगे हम लोग। काफी सिंपल था ये सवाल। तो पाई अगेन अब थोड़ा सा यहाँ पे ये √2l बनेगा, √2l, तो इसका आधा करेंगे तो √2l/2, ये आपके पास रेडियस आ गई। l की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/√2 बचेगा तो √2 इंटू 0.29 अपॉन 3.14। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे अब, और जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो लगभग ये हमारे पास 0.13 के आसपास का आंसर आ जाएगा, जो ये बता रहा है कि आर में हमारे पास 5 की मैचिंग होनी चाहिए। तो आर में 5 ये है, मतलब इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। अब आप चाहें तो इसी प्रकार से एस को और क्यू को भी चेक कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं, पार्ट डिफरेंस लिखना है और उसको लैम्डा के बराबर डाल के कैलकुलेशन करनी है। आगे बढ़ते हैं, काफी सिंपल सवाल था ये। ओके बच्चों, ये जो सेक्शन है ये थ्योरी में से पूछा गया सेक्शन है, काफी स्कोरिंग है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको सबसे पहले इजीली समझ में आता है कि जैसे आपको पता है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, आपको पता है डाइफ्रैक्शन जो पैटर्न होता है, जहां पर डाइफ्रैक्शन मतलब लाइट का जो इंटरफेरेंस आपने पढ़ा था उसकी बेसिक नेचर डाइफ्रैक्शन थी, वहीं से है ये। तो हमारे पास यहाँ पर आर में जो है, सॉरी एस में जो है हमारे पास बच्चों 3 तो आ जाना चाहिए। एस में हमारे पास 3 आना चाहिए, तो एस में 3 यहाँ पर भी है, एस में 3 यहाँ पर भी है, तो ये ऑप्शन हमारा अभी तक रिजेक्ट हो गया। अब रेनबो, जैसा कि आपको पता है कि रेनबो क्या होता था कि यार लाइट जाती थी, ऐसे होती थी, टीआईआर होता था और फिर यहाँ से अलग अलग कलर में डिस्पर्जन हो जाता था। तो सिचुएशन वही है। तो रेनबो के लिए हम जो यहाँ पर बोलेंगे वो डिस्पर्जन विद रिफ्लेक्शन बोलना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो आर में हमारे पास आ जाता है 1। तो आर में अगर हम 1 लेते हैं तो इस आधार पे बच्चों ये ऑप्शन हमारे पास रिजेक्ट हो चुका है। अब आंसर ए और बी में से कुछ आना चाहिए। चलिए अब हम क्यू को लेके चलते हैं। पार्शियली पोलराइज सनलाइट, आपको पता होना चाहिए, तो बहुत स्टैंडर्ड थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि जब लाइट स्कैटर्ड करती है, और उसमें हमने ब्रीवेस्टर एंगल थ्योरी में भी आपको पढ़ाया था कि ब्रीवेस्टर एंगल पे पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पोलराइज हो जाती है पार्शियली। तो पार्शियली जो सनलाइट होती है वो स्कैटर्ड होने पर, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड होती है,
तो वहाँ पर वो पार्शली पोलराइज हो जाती है। तो यहाँ पर Q का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे को फोर्थ दिखना चाहिए। तो Q का जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ दिख रहा है और आप यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको कलरफुल इसका इन द नॉर्थ पोलर रीजन, हो सकता है शायद काफ़ी बच्चों ने ये टर्म्स पहली बार पढ़ी हो, तो अगर आप एनसीईआरटी या थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑक्सीजन, हालांकि जेई एडवांस भी चाहती थी कि शायद ये आपको नहीं पता था, आप इसके आधार पे नहीं बल्कि दूसरे के आधार पर आंसर को टिक करें। तो ये एक थ्योरी का सवाल है जिसका आंसर क्या हो गया आपके पास, ए ऑप्शन हो गया। स्कोरिंग था, आसान भी था। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल है, शायद 2-3 सवाल अच्छा खासा वेटेज इस बार ईएमआई को दिया गया है और बहुत ही इजी लेवल का सवाल है बच्चों। कुछ नहीं है, यहाँ पर एक लूप बनाकर दिया है, घूम रहा है, पूछा है कि जो उसमें ईएमएफ के आधार पर जो करंट चलेगा उसका टाइम के आधार पर क्या फंक्शन होगा। और ये काफ़ी स्टैंडर्ड है, लगभग आप लोगों ने अपनी क्लास नोट्स में भी किया होगा। देखिए मैं अब इसका पहला पार्ट अगर लेके चलूँ तो जब ये चीज़ घूमती घूमती ऐसे आएगी, तो अगर आप थोड़ा भी समझ पा रहे हैं तो आपको पता होगा ये वाला पार्ट तो फ्लक्स को काटेगा नहीं, यही वाला पार्ट काटेगा, और ये वाला पार्ट काटेगा तो इसके अंदर ईएमएफ बी ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पैदा होगा। और जब तक ये अकेला पार्ट ही घूमेगा तब तक भी बी ओमेगा स्क्वायर बाई 2 फिक्स रहेगा। तो कुछ देर तक तो बी ओमेगा स्क्वायर बाई 2 होगा और जब ये पलटी मारेगा तो फिर ये वाला पार्ट काटेगा, यानी इसमें अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करंट चलेगा बट वो कांस्टेंट चलेगा। तो इस आधार पर बच्चों जो पी का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा है वो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, पी में थर्ड प्लस माइनस। ठीक है, अब अगर आप लोगों को इसको थोड़ा फास्ट अटेम्प्ट करना था तो मैं कहूंगा कि आप इसका आर ऑप्शन चेक करिए, क्योंकि देखिए पी में थर्ड हम लोग पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया और हमारे पास डी ऑप्शन भी गलत हो गया। और अब आप आर डिसाइडिंग फैक्टर है 5 या 1 में से। अगर आप देखेंगे तो आर बिल्कुल इसी की तरह है, बस उसमें ये पोर्शन काफी छोटा कर दिया है, 60 डिग्री कर दिया है। तो जब ये चीज घूमेगी इसके अंदर, तो थ्योरी के आधार पर जो ये पहला पार्ट है यही पार्ट कुछ देर तक काटेगा, फिर अल्टरनेटिवली ये काटेगा, फिर कुछ देर तक जब पूरा लूप बाहर होगा तो इसका टोटल ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो इसके आधार पर जो बेस्ट ऑप्शन इसमें दिख रहा है, जब ये बीच में कुछ देर 0 भी होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमको ये भी चेक करना पड़ सकता है कि वो टाइम इंटरवल कितना है जब ये इसको काटेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 60 डिग्री घूमने में, 60 डिग्री घूमने का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये इस प्रकार का लूप है ना। जब तक ये पूरा अंदर नहीं घुस जाता है तब तक इसमें ईएमएफ आएगा पॉजिटिव। फिर उसका जो अगला पार्ट आएगा इस समय इसका ईएमएफ नहीं आएगा। फिर इसका जो ये अगला पार्ट है इसमें भी इसका ईएमएफ नहीं आएगा। तो इसका ईएमएफ 120 डिग्री एंगल तक नहीं आएगा, फिर वापस आएगा और फिर वापस नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर पहले 60 डिग्री घूमने में आएगा, फिर 120 डिग्री घूमने में नहीं आएगा, फिर 60 डिग्री घूमने में आएगा और फिर 120 घूमने में नहीं आएगा। इफेक्टली इसमें आएगा और इसमें आएगा, बाकी दोनों में ईएमएफ नहीं आएगा। ऐसे में अगर आप टाइम पीरियड के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल पार्ट करें तो हर t/6 समय के अंदर इसमें आएगा और फिर नहीं आएगा। तो देखते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन तो गलत है, इसके अंदर ये भी गलत है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले t/6 में आया, फिर काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं आया और हाफ साइकिल इसने कवर कर ली, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको आंसर कौन सा मिल जाएगा, आर में फर्स्ट। तो आर में फर्स्ट जहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है। आर में फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है, ये वाला। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे ही बच्चों अगर आप इसके और ऑप्शन भी चेक करना चाहो, और ऑप्शन भी अगर आप इसके चेक करना चाहते हो तो बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो, बट एज ए स्टूडेंट तो आप आगे बढ़ जाए। अल्टीमेटली यही काटेगा, तो आप इस आधार पर सी ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। ये हमारे पास बच्चों रोटेशन का इससे पहले भी एक सवाल आया इस पेपर में, और ये दूसरा सवाल है। ये काफ़ी आसान है। एक फॉर्मूला सभी बच्चों को रटा होता है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी हो और कोई रॉड थीटा एंगल पर घूमती है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mL²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपके लिए काफ़ी सिंपल सवाल है ये। पहले ऑप्शन में 2 रोड है हमारे पास, दोनों सिमेट्रिक है, तो एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mL²/3 इंटू
45 डिग्री होने पर साइन 45 हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा और ऐसी 2 रॉड है तो बच्चों यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे। ऐसा करके आंसर में आगे हमारे पास 1/3 का फैक्टर आना चाहिए। 1/3 हमें P को मैच करवाता है 5 से, तो P 5 में सभी से मैच हो रहा है, बट बी ऑप्शन यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। तो यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं कि P में हमारे पास क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। अब चाहें तो आप कोई सा भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बेटर होगा Q13। आई थिंक Q को चेक करना ज्यादा बेनिफिशियल है। Q में अगर आप देखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ml²/3 sin स्क्वायर 60, तो ml²/3 sin स्क्वायर 60 तो √3/2 यानी 3/4। ऐसी 2 रोड है तो ट्वाइस कर देंगे प्लस, अब ये जो पूरी की पूरी रोड है ये √3l/2 की डिस्टेंस पे चल रही है, √3l/2 की डिस्टेंस पे चल रही है, तो इसका मोमेंट हो जाएगा m × √3l/2 का स्क्वायर। और अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बच्चों, तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका 1/2 आएगा प्लस इसका आ जाएगा 3/4, 4 का एलसीएम लगेगा यहाँ पे 2 + 3 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको 5/4 आ जाएगा। यानी आपका Q में आंसर आना चाहिए 1, Q का आंसर आना चाहिए 1, तो Q का आंसर यहाँ पे 1 है और कहीं पर भी नहीं है तो हम इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी आपको चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पर है, इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 45 45 45 45, तो इसका जो आंसर आया था आप उसका डबल कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ml²/3 sin स्क्वायर 30 आ जाएगा, sin स्क्वायर 30 आ जाएगा, या एक तरफ का निकाल के आप डबल कर सकते हैं और बाकी के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मैच होते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आकर बच्चों आपका पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी ने काफी अच्छा किया होगा। पेपर कैलकुलेटिव रहा है, नो डाउट कैलकुलेशन है पेपर के अंदर, बट आई थिंक डुएबल क्वेश्चन थे। जिन्होंने ठीक से पढ़ा है, जिनको थ्योरी अच्छी पता है, तो वो कर सकते थे, एक अच्छा स्कोर ला सकते थे। थैंक यू बच्चों।